हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चा पार्टी मुझे कॉल करके बहुत सारे डाउट्स पूछ रही थी, तो उन डाउट्स को ही मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं, जो कि काउंसलिंग रिलेटेड है आपके। तो पहला उनका डाउट ये है कि इनकम डॉक्यूमेंट कितने साल का देना होता है ओबीसी एनसीएल वालों को। तो इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों को भी इनकम डॉक्यूमेंट देना होता है, ये भी अपन बात करेंगे इस पे। क्या कैटेगरी चेंज कर सकते हैं जब सीजी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे? तो जैसे हमने अभी नीट के फॉर्म में, जो हमारा ऑल इंडिया के लिए जो नीट का फॉर्म फिल हुआ था, उसमें मैंने जैसे मान चलो अनरिजर्व कर दिया, तो सर क्या मैं ईडब्ल्यूएस कर सकता हूँ? उस समय मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, तो मैं कैटेगरी को चेंज कर सकता हूं? तो इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले ओबीसी नॉन क्रीमी। अब नॉन क्रीमी और क्रीमी क्या होता है? तो याद रखिए, ओबीसी में जो रिजर्वेशन का फायदा मिलता है उन्हीं बच्चों को मिलता है जो नॉन क्रीमी में आते हैं, मतलब एनसीएल वालों को ही मिलता है। ऐसा क्यों? अब एनसीएल में कौन लोग आते हैं? तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, एक साल की एनुअल इनकम की बात कर रहे हैं, 8 लाख से कम होती है, वो लोग ओबीसी एनसीएल में आते हैं और उनको ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। अगर आपकी इनकम, आपके फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर हो जाती है एनुअल, तो फिर आपको वहां पे ओबीसी एनसीएल का, ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। आप लोग क्रीमी लेयर में आ जाओगे, वहां सीएल में आ जाओगे, और इसका मतलब ये है कि आपको जो सीट मिलेगी वो अनरिजर्व, मतलब आप अनरिजर्व की तरह ट्रीट किए जाएंगे, एक जनरल बच्चे की तरह आप ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है। अब इसमें इनकम कौन कौन सी लेनी होती है, तो उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में अपन एक आध दिन अच्छे से बात करेंगे। तो कौन कौन सी इनकम इसमें लेनी होती है, जैसे प्रमोशन हो के अगर इनकम बढ़ गई तो उसको लेना होता है कि नहीं लेना होता है, इन सब पे अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मैं मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूं कि भैया अगर 8 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, मतलब आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर आपकी एनुअल इनकम, आपकी फैमिली की, जैसे मम्मी पापा की इनकम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो 8 लाख से कम है, तो आप एनसीएल में आएंगे और आपको ओबीसी रिजर्वेशन का यहाँ पे फायदा मिलेगा। तो ये वाला सवाल बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कितने साल का लगता है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 साल का डॉक्यूमेंट आपको देना है। लाइक अभी 2022 में आप जा रहे हैं, तो आपको 2021-22 का देना पड़ेगा, फिर 20-21 का देना पड़ेगा, 19-20 का देना पड़ेगा। तो सर बैक डेट में तो बनता नहीं इनकम सर्टिफिकेट, और हमारे पास है नहीं बैक डेट का, इस ईयर का है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके पास इस साल का होना कंपलसरी। अगर आपके पास इस साल का नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको वो हटा देंगे, आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इस साल का होना कंपलसरी है। बाकी रही बात कि लास्ट 2 ईयर के नहीं और बैक डेट में नहीं बन रहा है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। देखो बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहां पे सिर्फ इस ईयर का, जो अपनी करंट ईयर है उसका ही लिया जाता है, बाकी लास्ट के 2 ईयर का नहीं लेते, क्योंकि उनको भी पता है कि बैक डेट में ये बनता नहीं है। तो बैक डेट में जब ये बनता नहीं है, कोई बनाता भी नहीं है, तो फिर कहां से लाएगा? अब कोई किसान का बच्चा है, वो क्लास 11th में था, तो उसको थोड़ी ना ये पता था कि 3 साल बाद मेरा बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएगा, तो वहां पर मुझे इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो वो थोड़ी ना पहले से बना के रखेगा। तो उनके पास नहीं होते, और ये चीज कॉलेज वाले भी समझते हैं। थोड़ा सा परेशान वो आपको करेंगे, लेकिन आपके पास करंट ईयर का जरूरी है। ठीक है, याद रखिए आपके पास किसका होना चाहिए? करंट ईयर का होना चाहिए। तो ये चीज क्लियर हो गई, करंट ईयर का होना जरूरी है। बाकी 2 ईयर का नहीं है, लास्ट ईयर का, तो भी चल जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका एडमिशन होगा, थोड़ा सा डराएंगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन एडमिशन होगा। एडमिशन नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर करंट ईयर का नहीं होगा तो बिल्कुल एडमिशन नहीं होगा। अब दूसरा सवाल है कि क्या एससी एसटी डब्ल्यूएस वालों को भी इनकम डॉक्यूमेंट देना होता है? तो इसका आंसर है नहीं देना होता है भाई, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना। ईडब्ल्यूएस वालों को भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होता है, अनरिजर्व में वालों को तो देना ही नहीं होता है, जनरल वाले बच्चों को तो देना ही नहीं होता है, एससी एसटी वालों को भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होता है। ध्यान रखिए, नहीं देना है इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, कैटेगरी कैसे चेंज कर सकते हैं? सर मैंने तो अभी ऑल इंडिया का जो फॉर्म फिल हुआ था उसमें तो मैंने अनरिजर्व डाल दिया था सर, तो उसकी ईडब्ल्यूएस कैसे कर सकते हैं, अनरिजर्व से ओबीसी कैसे कर सकते हैं? तो पहले आप ये समझिए कि अभी आपके जब सीजी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो कि कुछ समय बाद स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो वहां पे कैटेगरी को चेंज बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, और ये इनवैलिड नहीं होगा, ये बिल्कुल सत्य। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारी कास्ट ऐसी होती हैं जो सेंट्रल लिस्ट में तो ओबीसी में आती है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एससी में आती है, एसटी में आती है। उल्टा भी हो सकता है कि कोई सेंट्रल लिस्ट में तो एससी में आता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ओबीसी में आता है। तो एक स्टेट की कास्ट होती है अलग और सेंट्रल की कास्ट होती है अलग, तो सेंट्रल सर्टिफिकेट अलग होता है और स्टेट का सर्टिफिकेट अलग होता है। देखिए याद रखिए, जो 85% कोटा के लिए आपका एडमिशन होता है उसमें जो भी चीज आपको देना होगा बेटा, वो स्टेट का देना होगा। मतलब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का देना होगा, और जब आपको सेंट्रल कोटा से कॉलेज मिलता है, मतलब 15% कोटा से मिलता है, तो वहां पे आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना होता है, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है उसमें। तो 2 कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनता है, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का बनता है, मतलब अलग अलग स्टेट का अलग अलग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का लगेगा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगेगा, अगर आप 85% कोटा से एडमिशन ले रहे हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई इतना। तो
अब बिल्कुल कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, बस आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं इस पे भी अगर हम बात करें तो यार सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, आप ज्यादा डरो मत यार, कुछ नहीं लगता। देखो अगर आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपको देना है। अच्छा बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे हैं सर हमारा ओबीसी का जो छत्तीसगढ़ का कास्ट सर्टिफिकेट है वो 4 साल पुराना है, 3 साल पुराना है। तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही बार बनता है, बार बार कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता। वो सेंट्रल ने किया है कि हर साल आपको रिन्यू करना होगा, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही बार हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो अभी हमारे सीजीडीएमई की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपको कौन सा ओबीसी का सर्टिफिकेट देना है, लेटेस्ट वाला देना है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट अभी बना हुआ देना है कि पुराना वाला देना है। अगर आपके पास पुराना वाला है तो अभी वही चलेगा, आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो अपन कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास होना चाहिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं। फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र होता है, वो आपके पास होना चाहिए, वो भी आपके पास परमानेंट होना चाहिए, जितना भी पुराना हो चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यार 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, टीसी होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बहुत सारे स्कूल में टीसी में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, इन सब की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपका नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया। ये सब चीजें बेसिक चीजें, कोई टफ नहीं है। बाकी रही बॉन्ड वॉन्ड की बात, तो वो कॉलेज में ही बन जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। अगर आपने गैप लिया तो गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे सर गैप सर्टिफिकेट कहां पे बनता है, तो कुछ नहीं, आप किसी भी कोर्ट में चाहिए है ना, वहां पे कोर्ट में किसी वकील को पकड़िए, उसको 100-200 रुपए दीजिए, वो आपको गैप सर्टिफिकेट बना के तुरंत दे देगा, उसमें कुछ टाइम नहीं लगता। और वो नहीं भी होगा ना तो उसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, ये ध्यान रखिए। हाँ अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ये सब नहीं है, तो फिर आपका एडमिशन रुकेगा। लेकिन ये ज्यादा हमारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, लाइक बॉन्ड वॉन्ड तो अपन वहां भी बनवा सकते हैं, उसके लिए अपन को टाइम भी मिल सकता है ना। मेडिकली फिट सर्टिफिकेट आपका भी वहां कॉलेज में भी बन सकता है, आप पहले से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बनवा सकते हैं। तो ये सब बातें आप लोग डरते बहुत, बिल्कुल नहीं डरने का है ना। उसके बाद ये मैंने बता दिया कि इतनी चीजें हैं, और तुम्हारे जो जनरल डाउट्स आते हैं वो क्या रहते हैं, बस ये रहते हैं। तो मैंने आपको सब डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे जितना भी पुराना आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं देना होता है, क्योंकि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे बनता है। याद रखिए इन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में एक चीज का ध्यान रखिए कि उसमें एक चीज लिखी होनी चाहिए, वैलिड फॉर द ईयर, वैलिडिटी जो होनी चाहिए वो 2022 से 2023 होनी चाहिए। और इसमें जो फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए, ध्यान रखिए फाइनेंशियल ईयर जो होनी चाहिए वो 2021 से 2022 होनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के लिए ये होनी चाहिए, और जो वैलिड ईयर है वो ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप इसको सुधरवा लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, ध्यान रखिए, ठीक है। और क्या बताना है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो है वो आपको स्टेट का ही देना, टेंशन मत लो, ठीक है। और फिर ये तो बता ही दिया कि ऐसे आप चेंज करोगे, और मैंने बता दिया इनकम डॉक्यूमेंट 3 साल का जरूरी नहीं है, अगर आपके पास करंट ईयर का होना बहुत जरूरी है, वो नहीं हुआ तो एडमिशन में बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देनी थी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।